नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, एक ऐसा सेंटर चला है आरबीआई ने कि ये जो ब्रोकर है ना, इनकी वाट लगा दी है। क्या हो गया यार ऐसा? सुनने में तो आ रहा था कि बीएससी भी आज बहुत टूटा है, एंजल वन भी बहुत टूटा है, ग्रो भी बहुत टूटा है, एमसीएक्स भी बहुत गिरा है, नुवामा में वेल्थ जैसे शेयर भी बहुत गिरे हैं। दरअसल ऐसा क्या हुआ है? जहां वित्त मंत्री जी ने एक एसटीटी बढ़ाया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उनने क्या किया, ट्रेडरों को टाइट कर दिया। वहीं आरबीआई ने एक ऐसा हंटर चला जिससे ब्रोकरों को टाइट हो गया। देखो, आप ये समझ लो, अगर आपके पास में कोई भी ब्रोकर वाले शेयर हैं, जैसे बीएससी, आपने मान लो बीएससी का शेयर ले रखा है, आज बीएससी 3200 से 7-8% गिर गया, नोवामा वेल्थ गिर गया, ग्रो गिर गया, एंजल वन गिर गया, जो भी शेयर से सिक्योरिटी गिर गई, जो भी कंपनी ब्रोकरेज में काम करती हैं, वे सभी शेयर गिरे, मोतीलाल ओसवाल हो चाहे कोई भी हो। हालांकि शेर खान अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस शेयर मार्केट में तभी लिस्ट होता है जब उसे पैसे की जरूरत हो, और जिसे पैसे की जरूरत ही नहीं, वो क्या करेगा लिस्ट हो। खैर, वो विषय अलग है। आज का कॉन्सेप्ट पहले ये समझो कि आरबीआई ने ऐसा क्या रचा है कि जो बाजार के अंदर ये सारे के सारे शेयर थर थर कांपने लगे और धड़ाम। सरकार ने हल्का सा स्क्रू टाइट किया है आरबीआई ने ब्रोकरों का। क्या किया है कि 1 अप्रैल से एक नियम बदलने वाला है। नियम ये आ जाएगा कि अगर आप, जैसे बैंक, जो हम मान लो कोई भी रिटेलर अगर एमटीएफ में काम करता है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में, तो दरअसल होता ये है कि उसका 1 लाख तो उसका खुद का होता है, और अगर वो 3x का लेवरेज लेकर चल रहा है तो 3 लाख रुपए ब्रोकर उसे देता है। तो ब्रोकर किससे लेता है? अगर ब्रोकर हमें मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है ना, क्योंकि जब सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट होते समय ऐसा समझ के चलो, मैं बिल्कुल तो शुद्ध भाषा में बताऊंगा, मेरे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं जिसकी वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, और मेरे खुद के पैसे के हैं। अब बात समझना, तो मैंने मान लो वो सेल किए, कितने किए? सेल किए। सामने वाले किसी भी क्लाइंट ने वही 1000 शेयर जिनकी वैल्यू 1 लाख बनती थी, वो 20,000 रुपये लेके सेटल कर लिया। तो बाकी के 75,000 कौन देगा? भाई, मेरे अकाउंट में 75,000 दिखेंगे क्या 1 लाख दिखेंगे? जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए दिखेंगे, क्योंकि वो पैसा मेरा खुद का है। सेम 75,000 किसी ने तो दिया, जिसने खरीदा उसने 25,000 रुपये दिया, और जिसका खुद का पैसे का शेयर था उसे तो 1 लाख मिले ना पूरे पूरे। तो 75,000 किसी ने दिए। किसने दिए? तो वो दिए तुम्हारा, या तो ब्रोकर ने दिए। और ब्रोकर पैसा कहाँ से उठाता है? ब्रोकर उठाता है या तो एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, या बैंकों से। उनसे ब्रोकर पैसा उठाता है, जिसमें अगर सबसे ज्यादा हाई लेवरेज की बात करूं, मैं क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलता हूं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मतलब मजा नहीं आएगा। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे वीडियो पे आओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कभी आपने मेरे से मतलब शेयर का तो नाम ही नहीं सुना होगा, करो मत करो। को मुद्दा क्या है कि मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ पाओ। सबसे पहले ये समझ लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि एमटीएफ बंद हो गया, तो एमटीएफ बंद नहीं हुआ है। रिटेल निवेशकों के लिए ये लंबे समय में फायदे की चीज है। अल्टीमेटली जो बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, या बड़े जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है ना, उनके लिए नेगेटिव है। अब आप समझो कि ब्रोकर क्या करता है, 50% तो कोलेट्रिकल रख लेता है, मतलब अपनी कोई गिरवी रखता है सामान, और 50% अपनी गारंटी पे, मतलब 100 रुपया ले लेता है। अब आरबीआई ने बोला, अगर तुम मान लो शेयर अपनी गिरवी रख रहे हो, उन शेयर की जो वैल्यू मानी जाएगी ना, अगर 100 रुपये का शेयर है और आपने 40% का हेयर कट लिया है, तो उन शेयर की वैल्यू 60 रुपये मानी जाएगी। समझ गए? 100 का शेयर है, 40% का हेयर कट ले लिया, तो 60 रुपये आपकी वैल्यू ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको पहले 100 रुपये मिल जाते, क्योंकि 40% की आपकी खुद की गारंटी थी, वो खत्म हो गई, अब आपको 60 रुपये मिलेंगे। इससे होगा ये कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां हैं, उनके अंदर धीरे धीरे एमटीएफ का जो एक्सप्लोजर है ना, वो कम हो जाएगा। होगा ये कि आने वाले टाइम में कंपनी, मतलब आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कि जिन कंपनियों में एमटीएफ अवेलेबल था, अब उनमें एमटीएफ अवेलेबल नहीं होगा। दरअसल ये हुआ क्यों? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 लाख करोड़ रुपए की बुक बन गई थी एमटीएफ की, मार्जिन ट्रेडिंग फंड की, और ये बुक मात्र 4-5 हजार करोड़ की हुआ करती थी 2020 में। और ये जो 2020 के बाद जितने भी नए ट्रेडर आए हैं ना,
इन ट्रेडरों ने बाजार का एक जो ब्लैक हिस्सा है ना, काला हिस्सा है, वो नहीं देखा। इन्होंने बाजार को चढ़ते हुए देखा है। बाजार में वो समय भी आता है जब 2008 जैसी मंदी आ जाती है। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ 2000 में, आपने देखा हुआ, आईटी बबल फूटा था। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि अगर इन केस कोई ऐसी मंदी आ जाती है, घोर मंदी, और उस कंडीशन में कोई ब्रोकर फेल मार जाता है, तो ब्रोकर अगर फेल मारता है तो ब्रोकर के फेल मारने से बैंक ऑटोमेटिक फेल मार जाएगा, क्योंकि वो पैसा किसका है, वो बैंक का है, ब्रोकर का थोड़ा ही है। उनने शेयर ने 50% के शेयर है, 50% की उसने गारंटी रख रखी है। और शेयर जब बिकते हैं ना, आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आप एमटीएफ में काम करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में, तो जब शेयर मार्केट में ब्रोकर माल बेचता है ना, तो हिप्नोटाइज करके बेचता है वो। ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं है कि आपका किसी सौदे में 1 लाख का लॉस हो रहा है कि 5 लाख का लॉस हो रहा है। अगर उसको पैसा चाहिए, उसने आपसे बोला कि मेरे को पैसा दो, 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन का टाइम वो अपने से नहीं देता, उसको सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको क्लाइंट को 5 दिन का समय देना है कि आप दो, जबकि आपका जो अकाउंट है ना, वो अकाउंट टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ये भी है कि आपका अकाउंट नेगेटिव जा रहा है तो भी वो माल बेच देगा। विषय ये है कि इस कंडीशन में जब ब्रोकर माल बेचता है ना एमटीएफ का, तो वो हिप्नोटाइज करके बेचता है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो जीरो मार देगा, बेच देगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आरबीआई ने हल्का सा स्क्रू टाइट किया है। जो बड़े हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर हैं, जो एल्गोरिदम से काम करते हैं, जो जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां हैं ना, जो पूरे के पूरे इंडेक्स को ही मैनेज कर देती हैं, ऐसे कैसे करते हैं मैनेज, बाहर का पता है। मेरे पास 1,000 करोड़ रुपया है, अब कोई 1,000 करोड़ रुपए लेकर बैठा, तो एमटीएफ के जरिए वो कितने का माल उठा सकता है, 4,000 करोड़ का। तो इसका मतलब 4,000 करोड़ का अगर एकदम से बाइंग आएगी, आज आपको देखा ना, मात्र 1,200 करोड़ रुपए की बाइंग, 800 करोड़ की बाइंग आई है आज, 800 करोड़ की, वो भी डीआईआई के माध्यम से। आज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 400 करोड़ का माल बेचा है। आज भी बिकवाली करी है एफआईआई ने, लेकिन उसके बाद में भी 1,200 करोड़ रुपए की डीआईआई ने खरीदे करी। तो 800 से 1,200 काट दोगे तो नेट नेट 1,200 से 400 काट दोगे तो नेट नेट 800 करोड़ रुपए की आपको खरीदारी देखने के लिए मिलेगी। 800 करोड़ की खरीदारी में आपका बाजार ऑल ओवर सारा हरा हो गया। लेकिन जब इससे 5 गुना की खरीदारी या बिकवाली एक साथ आएगी, तो आपके जो इंडेक्स है वो किस लेवल पे मैनेज होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आऊंगा बाजार में भी, बाजार की ऐसी हालत क्यों हुई, बाजार कहाँ गया था, क्यों रिकवरी हुआ, कैसे हुआ। अभी आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो, क्योंकि जो आरबीआई ने जो नियम किया है ना, जो सख्त किया है कि 1 अप्रैल 2026 से ये सभी ब्रोकरों पर लागू हो जाएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि कोई स्टॉक खरीदने बेचने की राय नहीं है, आप अपने वित्त सलाहकार से पूछ के जो खरीदी बिक्री करें सो करें। अगर आपके पास में बीएससी, एंजल वन, ग्रो और जो इस तरह के शेयर है ना, जिनके जो डायरेक्ट रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू आता है किसी भी एमटीएफ के माध्यम से या एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के माध्यम से आता है, तो आप अपने वित्त सलाहकार से पूछ के उनसे एग्जिट होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब इम्पैक्ट बिजनेस पर होने लगे ना, अगर आप एसटीटी बढ़ा रहे हो, उससे आपकी पहले ही वॉल्यूम कम होगी। जो व्यक्ति पहले एक लॉट में काम कर रहा है, मान लो उसे 400 रुपये का खर्चा आ रहा है, ऐसा मान के चलो, अब उसे 1,800 का खर्चा आ रहा है, चाहे वो लॉस करे या प्रॉफिट करे, 1,800 खर्चे का देना ही देना है। तो उससे जो एफएनओ करने वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा सा हाथ थाम के चलेंगे। तो लिक्विडिटी कम होगी, तो ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, ये भजिया टमाटर तो बेच नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना ऐप प्रोवाइड करते हैं सामने वाले को कि आप ट्रेड करो। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते या बेचते हो ना, तो उसके अंदर 5 बॉडी इन्वॉल्व होती है। आपको लगता है कि यार मैंने शेयर खरीदा, सामने से बेच दिया, ऐसा नहीं होता। पहला, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप खरीद रहे हो, जो ब्रोकर होता है। दूसरे नंबर पे आता है एक्सचेंज, जिस भी एक्सचेंज पे आप खरीद रहे हो, एनएससी या बीएससी। उसके बाद आता है सेटलमेंट हाउस, जब आपने खरीदा या बेचा, उसके बाद आपका सेटलमेंट होता है। राम को बेचा शाम ने, शाम को बेचा राम ने, तो इन दोनों का सेटलमेंट होगा। तो वो उसका क्या काम है, सेटलमेंट हाउस का, इन दोनों का सेटल कराना सौदा। उसके बाद में आता है तुम्हारा डिपॉजिटरी, जब राम को बोल देगा कि ये 100 शेयर राम को दे दो, तो डिपॉजिटरी तुम्हारे शाम के नाम से काट कर राम के नाम पर चढ़ा देगी, तो वहां पर डिपॉजिटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर आता है तुम्हारा बैंक। जब ये 4 अपना काम सही से कर देते हैं, तब आपके पैसा अकाउंट में आता है, मतलब बैंक का काम आता है। तो एक कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हो, तो उसमें 5 बॉडी इन्वॉल्व रहती है।
जो तुम्हारा ब्रोकर है, वो ब्रोकर का काम क्या है कि आपको सौदा, मतलब किसी भी एक्सचेंज से आप खरीदो, एनएससी से खरीदो, बीएससी से खरीदो, आपका सौदा एग्जीक्यूटिव कराना, वो उसके बदले में अपना कुछ हिस्सा चार्ज करता है, जिसे आप ब्रोकरेज बोलते हो। ऐसा नहीं है कि और कोई हिस्सा नहीं लेता, हिस्सा ये सब लेते हैं। एसटीटी लेती है गवर्नमेंट, जो तुम्हारा सेटलमेंट हाउस है वो भी लेता है। उसके बाद जो तुम्हारा डिपॉजिटरी है वो अपने डिपॉजिटरी फीस लेता है। उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट टैक्स जाते हैं। हर आदमी अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा है। तो समझने की कोशिश करो कि पहले तो एसटीटी बढ़ाया, एसटीटी बढ़ा के जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर थे, या मतलब जो बड़े लेवल पर काम करने वाले थे, उनको सरकार ने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। अगर एक दिन ऐसी कोई खबर आ जाती है और कि पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, मतलब 10-20%, आप देखो ना भारत की हालत क्या है। एक खबर आई, कौन सी खबर आई यार, वो हमें बताओ, हमें बताते नहीं। एक खबर आई कि एंथ्रोपिक एआई ने एक ऐसा टूल बना लिया है जिससे एआई कंपनियों को ऑर्डर कम मिलेंगे। इतनी खबर के कारण आपके जो आईटी के शेयर थे ना, वे टॉप से देखो कहाँ का खड़े हो गए। मतलब ऐसा है कि बस वो केवल खबर आई, उन्होंने सबने ताला लगा दिया कि फैक्ट्री में से सब जाओ भाई, ताला लगाओ, घर जाओ, कोई काम नहीं है। अब तो एंथ्रोपिक का एआई टूल आ गया। भाई बिजनेस तो पहले से चल रहा है ना। एआई से मैं मानता हूं कि नुकसान होगा, इम्पैक्ट होगा, लेकिन ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब बेमतलब है। हालांकि एंथ्रोपिक एआई ने, मैं अभी आऊंगा, नहीं तो बोलोगे कि एक विषय को समझाते हो तो पूरे पे पिक्चर लंबी खींच देते हो। एंथ्रोपिक एआई ने अभी भारत के अंदर ऑफिसेस खोलने का ऐलान कर दिया है कि मैं बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, ऐसे ऐसी जो मेट्रो सिटी है वहां पे अपना ऑफिसेस खोलूंगी। तो जब हम अपने 1,000 रुपए के शेयर खरीद कर दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे होगा क्या होगा, तो मेरे भाई जो 10-10 लाख करोड़ की टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, भाई ये क्या कहेंगे तुम एआई टूल लिया है तो हम ताला मार देते हैं। होगा कोई ना कोई रास्ता होगा। इतना जरूर है कि भाई नुकसान होगा, इन कंपनियों को ऑर्डर कम आएंगे, लेकिन बिल्कुल इन कंपनियों का काम ही खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब कंप्यूटर युग तो आया, कंप्यूटर युग में लोगों को ऐसा लगा कि नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन नौकरियां गई नहीं, उल्टा और नौकरी उससे ज्यादा आई हैं। लेकिन किसकी आई हैं? जो उसके साथ चल रहा था। जो कंप्यूटर से पिछड़ गया वो पिछड़ गया, और जो उसके साथ चलता रहा उसके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आई। ऐसा नहीं कि एंथ्रोपिक एआई ने एक टूल बना लिया तो क्या उसके बाद सब कंपनियों में ताला लग जाएगा, नहीं यार। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है। भारत को इतना टैक्स देती है सरकार, भी कोई ना कोई नियम निकालेगी। सरकार भी, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, कंपनी के मालिक हैं, वो दिमाग लगाने में लगे होंगे। आप पहले कोशिश करो समझने की। आरबीआई ने जरा सा स्क्रू टाइट किया है ब्रोकरों का, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ इसलिए मुझे मालूम है। तो अब मैं इन इंडस्ट्रियों को क्यों बोल रहा हूँ कि ये खतरे में है। ये खतरे में इसलिए कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो आता है एफएनओ से। आपको लगता है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया उससे ब्रोकरों का घर चलता है? कुछ भी नहीं होता। ऊंट की जाड़ी में तिनके के बराबर। ऊंट की जाड़ी में तिनका होता है क्या? ऊंट के मुंह में जीरा होता है, सॉरी। ऊंट के मुंह में जीरे के जितना होता है आपको जो स्टॉक खरीदते हो या म्यूचुअल फंड करते हो। इनकी जो मेजर रेवेन्यू है ना स्टॉक ब्रोकरों की, ये आती है एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। क्यों, हम भी कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सर नहीं कराते। पर जो हमारे मतलब क्लोज हैं उन्हें बोलते हो दूर ही रहो तो ज्यादा ठीक है। रिटर्न ये है कि जब व्यक्ति एफएनओ में काम करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उसके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है कि यार मान लो उसने कोई स्टॉक लिया और बेचा, तो उसे 500 ही हुआ, तो 500 को ऐसा होता, अब तो ये ऊपर गया। मान लो उन्होंने बेचा और बेचने के बाद वो ऊपर चला गया, बोला यार गलती होगी साली, एक बार यहाँ खरीद लेना था। ऐसे जब व्यक्ति के अंदर डोपामिन रिलीज होता है तो उसे ज्यादा की चाह होती है, बोले यार मैं कर सकता हूँ, मतलब एक मैं ही कर सकता हूँ। ये एंजल वन, अप स्टॉक, तुम्हारा बीएससी, ग्रो, ऐसी कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है। लेकिन 1 अप्रैल से नियम लागू होगा। धीरे धीरे जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां हैं उनके अंदर से जो एमटीएफ की बुक है ना उसे कम कर देंगे। कोई कंपनी जिसको 3x लेवरेज दे रहे थे, मतलब आपने 30 रुपए दिए और आप 30 रुपए के भरोसे में आपको 100 रुपए का माल दे देते, मतलब 3 गुना का लेवरेज था। अब वो आपसे उसका मार्जिन बढ़ा देंगे कि अब आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, तब हम आपको 100 रुपए का माल देंगे, या 50 देने पड़ेंगे, 50% का लेवरेज दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट संभलेगा।
अब आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन, क्या बेच के सब बाहर हो जाना चाहिए, क्या करना है, क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करनी चाहिए इस मामले में। अगर आप एमटीएफ में कारोबार करते हैं तो, और अगर आप एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आप प्रो ट्रेडर हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप खुद समझदार हैं। हम तो मतलब तो हम क्या सूरज को क्या दिया दिखाएंगे, क्योंकि भैया ठीक है, 95% से भी बोलती है कि लॉस में रहते हैं, हो सकता है आप 5% में से हो, 95% में से ना हो, उम्मीद तो ऐसी करता हूँ। आप समझो कि आज जो आपने देखा ना, बीएससी के शेयर इतने गिरे, एंजल वन के शेयर इतने गिरे, ग्रो गिरे, नोवा वेल्थ गिरा, एमसीएक्स गिरा, सभी शेयर गिरे। उसके पीछे वजह ये है कि आरबीआई ने कोलेट्रल जो सीमा थी वो बढ़ा दी है। उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको ब्रोकरों को जो गारंटी होती थी ना, ब्रोकर 50% अपनी गारंटी बोलता था कि 50% मेरी गारंटी, वो गारंटी खत्म, अब आपको 100% पैसा रखना पड़ेगा। तो दो रास्ते बचते हैं, या तो ब्रोकर अपने पास से पैसा दे, जैसे शेयर खान है वो फंड कर सकता है, मतलब जो, क्योंकि इनके पास में अपने खुद के भी कहा जैसा कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं बैंक की सप्लाई चेन है, तो वो फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 50% कोलेट्रल माना गया है। ऐसा नहीं है अगर कोई मान लो बैंक है ना, अब फालतू, हालांकि अब आता नहीं है, पर मान लो कोई किसी भी बैंक की कोई ब्रोकरेज है, वो पूरा का पूरा बैंक का पैसा यूज करेगी, ऐसा नहीं होता। कुछ लेवरेज जो सेबी के आधार पर होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। तो आज जो शेयर गिरे ना, उसके पीछे की जो वजह है वो आपकी समझ में आ गई होगी। और आज जो हमारे शेयर धीरे धीरे थोड़े संभले, वो क्यों संभले उसके पीछे की वजह जान लो। कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है ना, वो 10.6 पे पहुंच गया था, काफी ओवरसोल्ड हो गया था। पिछले 3 दिनों से लगातार निफ्टी गिर रहा था, और निफ्टी आज भी गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन होने ओपन होने के बाद निफ्टी कहीं ना कहीं, ये समझ लो ऐसे संकेत दिखने लगे कि यार अब तो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड हो गया। तो एक शार्प रिकवरी आई, ये इतनी शार्प आई कि आपको समझने तक का मौका नहीं मिला। और जो तुम्हारे निफ्टी के बाजार में जो संकट मोचन बने ना, वो बने तुम्हारे पीएसयू बैंक। आज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, पीएसयू सेक्टर जो भी है, चाहे वो कोल इंडिया है, पावर फाइनेंस है, या पावर ग्रेड है, एनटीपीसी है, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वे सभी तुम्हारी संकट मोचन बन के सामने आई। एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स जो शेयर थे वे तुम्हारे सामने आए, फार्मा का जो शेयर थे वो सामने आए। मतलब निफ्टी को संभालने का काम किया इन्होंने। थोड़ा बहुत आईटी में भी अब जैसे पैनिक सेलिंग थी तो वो भी कम होती नजर आई, कि भाई एक घबराहट थी ना, अब तो सब बंद हो गया, बेचो 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 बेचो। अब थोड़ी सी राहत है, ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से रिकवरी हो जाएगी, बट ये है कि एटलीस्ट आदमी पहले समझेगा क्या है एआई, कहाँ का इम्पैक्ट है, कितना है। कंपनी भी हो सकती है इसे टूल में यूज करें, अपने आप भी यूज करें। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के अंदर बढ़िया बढ़त के साथ में कारोबार हुआ। और सोने पे सुहागा कर दिया रुपये ने। रुपया हमारा 90 रुपये 65 पैसे के आसपास पहुंचा, जो उसने जाके वहां पे अपना मतलब अपने आप को संभाला। रुपया भी एटलीस्ट हमारा थोड़ा सा मजबूत हो जाए ना, तो भी थोड़ा ठीक है। आज अभी देखो, ईरान वाला जो मामला है ना, उस पर कुछ नहीं हो रहा। वो ट्रम्प, बाजार के अंदर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, जो बाजार के अंदर डर बना हुआ है ना, वो केवल एक ताऊ का है, जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प ताऊ है। और वो क्या कहते क्या कर दें वो उन्हें खुद भी नहीं मालूम। अभी ईरान वाले मुद्दे पे वो शांत है, पता चले हम कल बाजार और ऊपर हो जाए, क्योंकि आज की अगर बात करो तो डाउ फ्यूचर, नेस्डेक, S&P 500 जो अमेरिका के बाजार हैं, ये तीनों के तीनों बढ़िया हरियाली के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको अच्छी बात ये है कि आज आज देर रात अमेरिका के बाजार छुट्टी पे हैं, जापान के बाजार छुट्टी पे हैं, और चीन के बाजार छुट्टी पे हैं। तो ये तीनों जो है छुट्टी पे हैं। तो अब हम जो भी रिएक्ट कर रहे हैं ना, हम अपने घर की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा समझ लो कि एक जो बस आती थी, हम एक बस में सब बैठ कर जाते थे। अब वो 3-4 दिन बस नहीं आ रही। अब वहाँ कौन मर रहा कौन जी रहा, और जब वो बस आएगी अगले दिन पता चला हम बस में बैठे हैं, सारे बस में रोते हुए आ रहे। तो यार हमारा कितना भी अच्छा मूड है ना, तो मान लो हम ड्यूटी पे जा रहे, समझ लो एक ऐसी बस है जिसपे सबको ड्यूटी पे जाना, और एक पीछे से जो बस आ रही है ना, वहाँ उसमें सब रोते हुए आ रहे, और हम मान लो कितना ही अच्छा मूड लेके चले ना घर से, तो भी हमने देख कर सारों को हम भी रोवेंगे, यार एक बार तो रो ही लो, ठाली बैठा तो सोचता रो ही लो। एक बार समझो, ये सब ग्लोबल, ये समझ लो आप ग्लोबल, एक बस है, आपका रोतड़ा सा मुंह है, और जब आपका रोतड़ा सा मुंह और पूरी बस आई और उसमें सब लोग खिलखिला के हंस रहे और बढ़िया मजा आ रहा पूरा, तो एक बार को तो आप भी बोलते हैं, अरे ठीक है चल, तो टेंशन तो चलती रहे, चलन दे यार। तो बाजार चलता है सेंटिमेंट पे।
तो विश्व के जो सेंटिमेंट है वो ठंडे हैं, क्योंकि तीनों के तीनों छुट्टी पे हैं। और कमाल की बात यह है कि चाइना, मतलब विश्व के अंदर 3 बार नया साल मनाया जाता है। जैसे भारत में एक तो आपने देखा होगा हमारा हिंदू वाला नया साल मनाया जाता है, एक आपने देखा होगा 1 जनवरी को सब लोग मनाते हैं नया साल, और चीन अलग ही नया साल मनाता है। और चीन में एक ऐसी परंपरा है कि वो लाल लिफाफे में धर के कुछ पैसे वगैरह देते हैं, ताकि उससे जो कोई उनकी ऐसी मान्यताएं हैं कि उससे शुभ होता है, मतलब भाई कोई दे दो तो ठीक है। और चीन से बात याद आई तो चीन की भी बात करते हुए चले। चीन अपने देश के अंदर पीपल्स ऑफ चाइना बैंक के माध्यम से बड़े लेवल पर करेंसी प्रिंट कर करके दे रहा है। अब ये नया खेल जो है ना, ये अंदर ही अंदर चल रहा है, ये कब सामने आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा अभी वो भी क्लियर नहीं है। क्यों भाई, क्यों कर रहा है प्रिंट, ये बात समझो ना। जैसे अगर आरबीआई प्रिंट करने लगे तो जिसे को समझ ही नहीं आता वो तो बता रहा हाँ प्रिंट कर रहा, मैं बता रहा मार का फसारी। और जो समझता है इकोनॉमी को, वो प्रिंट क्यों कर रहा है वो समझ जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होंगे वो समझ जाएगा, वो चिंतित हो जाएगा। हालांकि चिंता में चिता में एक ही बिंदी का फर्क है, पर होना जाना कुछ नहीं है। पर अमेरिका की कहीं ना कहीं इस चीज का चीन को भी पता चल गया कि अमेरिका डॉलर प्रिंट करके अपने फेडरल जो जेपी मॉर्गन जैसे बैंक है ना उनको दे रहा है। अब ये चीन भी डॉलर प्रिंट कर रहा है, ये सॉरी चीन भी अपनी करेंसी को प्रिंट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा जो शेयर गिरे उसमें तुम्हारा ईएमएस वाटर रिसाइकल की कंपनी है भाई साहब, लाल हो गई बिल्कुल, खत्म मामले को। 9% टूटा आज शेयर। तो नतीजे इतने आए, अब वो भी कौन कॉल का मैनेजमेंट की कौन कॉल आ जाए तब समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरी बात, वो तो चलो ईएमएस तो देखो 6% एक बार टूटा, 5% एक बार टूटा, 9% एक बार टूटा, 21% स्टॉक टूट गया। कहाँ जाओगे भाई, क्या करोगे। और सुनो, वो चलो ईएमएस का तो समझ में आता है कि भाई इसके नतीजे खराब आए, उससे भी ज्यादा गिरा ब्लू जेट हेल्थ केयर। राजू का फोन आ रहा था, वो पूछ रहे थे कि यार ये ब्लू जेट को क्या हो गया था, अच्छा खासा था। भाई अच्छा खासा कुछ नहीं था। ब्लू जेट हेल्थ केयर का जो रेवेन्यू है ना वो 39% से गिरा है। अगर आप पिछले साल की बात करोगे सेम क्वार्टर की, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर ने 3184 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, 3184 करोड़ की। और जो अब घट के 1924 करोड़ रह गया, तो 39% का रेवेन्यू में डी ग्रोथ दे, मतलब 39% गिर गया इनका रेवेन्यू। रेवेन्यू इन द सेंस टॉप लाइन, जिसको दरअसल शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे जार्गन पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो लोकल आदमी है ना, या मतलब जो आम आदमी है ना, वो इन पॉइंटों को ना समझ पाए। क्योंकि जब वो पॉइंट नहीं समझ पाएगा वो समझेगा ये क्या यार, ये टॉप लाइन है फलाना क्या गिर गया। तो इनकी जो टॉप लाइन है ना वो 39% से घटी है, 3184 करोड़ हुआ करती थी ब्लू जेट हेल्थ केयर की। तुम्हारे कितनी आ गई है वो, 1924 करोड़। अगर टॉप लाइन गिरी है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी गिरेगा। गिरेगा राज, भी नहीं गिरेगा। इसका जो दिसंबर 2024 में प्रॉफिट था ना वो 990 करोड़ रुपए का था, मतलब एटलीस्ट मान लो मोटा मोटा 1000 करोड़ का। और जो इनका अभी प्रॉफिट हो गया है ना वो हो गया है 401 करोड़ का। जब भी कोई कंपनी गिरती है तो उसके पीछे कोई वजह रहती है। और वजह क्यों रहती है, अभी जैसे मैं मान लो ईएमएस की बात करूं, तो ईएमएस का तो समझ में आता है कि सरकार ने इस बार जल जीवन मिशन में कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है। और इसी कारण से ईएमएस के जो इन्वेंट्री है ना वो बढ़ती जा रही है। इन्वेंट्री जो ट्रेड रिसीवेबल है, हालांकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो इनकी पॉजिटिव में आई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कहलाती है कि आपके कोर बिजनेस से कितना पैसा आया, तो वो पॉजिटिव में है। इसका मतलब अपने जो धंधा कर रहे हैं उससे प्रॉफिट में आ रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं पैसा भाई, बट वो पैसा रिसीव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं रिसीव हो पा रहा, क्योंकि सरकारी काम ऐसे रहते हैं। सरकार के जनरली जो आप अगर सरकारी काम में हो तो आपको मालूम हो कि सरकारी काम सरक सरक के होते हैं, और इतने सड़क के होते हैं कि अगर सामने से बजट पास ना हो और आपने काम कर दिया और आप कहते हो जी भाई साहब वो हमारे 50 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट का वो था, कहना यार वो पैसे ही ना पास हुए देखेंगे। तो ये इनकी क्या ना ट्रेड रिसीवल फंस गए, ट्रेड रिसीवल फंस गए। और दूसरा इनके जो CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, जो पैसा धंधे में लग रहा है, पहले तुम्हारे 50 करोड़ जो लगे थे वो तो आए नहीं, उल्टा जो बिजनेस तुम कर रहे हो, जो पाइपलाइन खोद रहे हो, जो जहाँ धंधा कर रहे हो, वहां तुम्हारे 30 लाख रुपए और घुस गए, एटलीस्ट 80 लाख रुपए का हो गया। अभी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी उसमें बताएंगे हम
लेकिन ब्लू जेट हेल्थ केयर में लगभग लगभग 59 कुछ % का प्रॉफिट घट गया। मैं अभी तक ईएमएस की बात कर रहा था, अब मैं ब्लू जेट की बात कर रहा हूँ। तो जो रेवेन्यू उनका 3184 करोड़ का हुआ करता था सितंबर मतलब दिसंबर 2024 में, वो इस क्वार्टर में घट के कितने का आ गया तुम्हारा, 1924 करोड़ का। तो एटलीस्ट 39% घट गया। और जो उनका प्रॉफिट था ना, वो 990 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो घट के रह गया है 401 करोड़ का, मतलब 59.95 के आसपास, 60% के आसपास प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यही कारण है कि ब्लू जेट हेल्थ केयर गिरा। ईएमएस क्यों गिरा? कि ईएमएस के नतीजे खराब। ब्लू जेट हेल्थ केयर क्यों गिरा? क्योंकि इसके नतीजे खराब। और इन सभी का जो एक्सीडेंट साबित हुआ ना, वे हुए तुम्हारे कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां, जो कैपिटल मार्केट में काम करती हैं। चाहे उसमें एंजल वन है, एमसीएक्स है, तुम्हारा शेयर मार्केट में जो लिस्ट है ग्रो है, चाहे बीएससी है, और एनएसडीएल, सीडीएसएल, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है शेयर मार्केट से। अगर शेयर मार्केट में एक्टिविटीज कम होगी ना, तो इनको रेवेन्यू कम आएगा, और रेवेन्यू कम आएगा तो प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो अभी आपने ईएमएस का हाल देखा और ब्लू जेट हेल्थ केयर का भी हाल देखा। अल्टीमेटली शेयर क्यों गिरे? क्योंकि इनका प्रॉफिट गिर गया, प्रॉफिट गिर गया, ईपीएस गिर गया, ईपीएस गिर गया तो इनका पी महंगा हो गया, पी महंगा हो गया तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज महंगी होगी। सिंपल है। किसी कंपनी को जब आप खरीदते हो ना, और किसी कंपनी को खरीदते समय को कंपनी के हाई बॉटम लाइन, हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाई सब कुछ, तो समझ लेना उस कंपनी का टॉप बना हो। जनरली किसी कंपनी का अगर बॉटम बनता है ना, मैं आपको खरीदने बेचने की राय नहीं देता, बॉटम मतलब कि अभी उससे ज्यादा नहीं गिरेगी। जब उसके लो प्रॉफिट हो, लो बॉटम लाइन हो, लो तुम्हारा टॉप लाइन हो, और लो मार्जिन हो, जब ये चारों चीज एक साथ करेक्ट करें तो आपका जो शेयर प्राइस भी नीचे हो, तो समझ लो उस कंपनी का बॉटम बन गया। और नहीं, जब हर चीज हाई पे हो, मतलब आपने देखा होगा जब एलेक्सी, मेरे दिमाग से निकल रही है कंपनी का नाम, टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी जब चल रही थी, सब धमाधम 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 वाले स्टाइल में चल रही थी, लेकिन जब वो गिरनी चालू करी तो था कहाँ खड़ी है आज। टाटा टेक्नोलॉजी जब ऊपर से गिरनी चली तो कहाँ हुई। मैं ईएमएस का ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो ईएमएस देख लो। ईएमएस जब ऊपर थी ना, 1000 के आसपास चल रही थी, तब उस समय उस कंपनी के हाई बॉटम लाइन थी, हाई उसके मार्जिन थे। तो जब भी इनका हाई बॉटम लाइन, हाई हाई मार्जिन, हाई प्रॉफिट, हाई ईपीएस रहे, तो कंपनियों में कोशिश होने का समय होता है। और जर्नली ये व्यक्ति समझता नहीं, हो जाता, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। अगर मूव ऑफ द गेम, हमेशा अलर्ट रहो, सतर्क रहो। शेयर मार्केट में ज्यादातर अभी अभी की सिचुएशन जो है ना, सरकार क्या चाहती है, या आरबीआई क्या चाहती है, या तुहिकांत पांडे जी क्या चाहते हैं जो सेबी के चेयरमैन हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर देश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो कोई देश का बैंक फेल ना मारे। क्योंकि जो ये ब्रोकर है ना, ये ब्रोकर भी तो फंडिंग ले रहे हैं ना किसी से, ये ब्रोकर फंडिंग ले रहे हैं। मान लो मैं ब्रोकर हूँ, मान लो मैं शेयर खान का ब्रोकर हूँ, और मेरे मेरे क्लाइंट है, 4 क्लाइंट इधर है और 2 क्लाइंट इधर है। इन्होंने 10 लाख का माल बेचा, लेकिन इनके पास वो खुद डिलीवरी का था, एमटीएफ का नहीं था। इन्होंने वो 10 लाख का माल बेचा, ये इसने खरीदा। तो जब इसने खरीदा 10 लाख का माल, तो इसने कितने दिए? मात्र 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए दिए। तो इसे तो 10 लाख मिले ना, इसे इन्हें कितने दिए? 3 लाख। लेकिन इसे 3 लाख नहीं मिले, इसे 10 लाख मिले। तो बाकी के साथ किसने दिए? बाकी के साथ ब्रोकर ने दिए। या ब्रोकर ने किससे पैसे लिए? ब्रोकर ने बैंक से लिए। अगर इन केस कोई ब्रोकर ही फेल मार जाता है, या जैसे निंजा ब्रदर्स क्राइसिस हुआ, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ, अगर किसी ऐसी कंडीशन में मान लो अभी एमटीएफ की जो बुक है ना, वो स्काई हाई पे है, और स्काई हाई पे जब कुछ ब्लेंडर हो जाता है ना, तब जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर उंगली उठने लगती हैं। जैसे सीसीआई है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी तक वो कहाँ था? ये सब उंगली उठा रहे। जब तक डीजीसीए ने एक्शन नहीं लिया इंडिगो पे, तब तक उसके ऊपर उंगली नहीं उठी। जब अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया, उसके बाद में डीजीसीए पे उंगली उठने लगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, कि आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ, इससे पहले आपने क्यों नहीं टाइम टू टाइम चेक कराया। मतलब होता है ये। अगर इन केस देश के अंदर कभी ऐसी हालात बने और स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, तो एटलीस्ट जिसके 2 लाख लगे हैं ना, उन्होंने मान लो 2 लाख लगा के 8 लाख की पोजीशन बनाई, तो भाई
अगर स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 10% 20% करेक्ट हो गया ना, तो 8 लाख का 20% कितना हो गया? 1,60,000। तुमने कितने लगा रखे हैं? 2 लाख। तो भाई वो एक ही दिन में तुम्हारा पूरा पैसा वाइप आउट है। इस चीज को संभालने के लिए जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं, चाहे उसमें सेबी है, चाहे उसमें आरबीआई है, वो चाहता है कि यार जो अभी इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, नए नए इन्वेस्टर है ना, इनके साथ में छल ना हो। छल कौन करता है? जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां एक ही बार में आती है, 10,000 करोड़ रुपए डाले और 40,000 करोड़, मतलब जाहिर सी बात है, 4x का लेवरेज मिल रहा है, तो 50,000 करोड़ रुपए से कोई भी इंडेक्स को मैनेज कर देती है। और जो छोटा ट्रेडर है वो अपने पैसे गंवा देता है। आपको मई मई में जब एक ही दिन में जो मात्र 1 रुपए की पुट थी ना, 1 रुपए की कॉल, सॉरी पुट नहीं कॉल, 1 रुपए की कॉल थी, वो आपने 800 रुपए तक जाते हुए देखी। क्यों गई भाई? वो कैसे चली गई? उस ट्रेड में मैं आपको बताऊं, हुआ ये था, शेयर बाजार गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, और जो मतलब 24,000 कुछ की कॉल थी शायद, वो उसकी कीमत रह गई थी 1 रुपया कुछ पैसे, 5 पैसे के आसपास। और इतनी जबरदस्त बाइंग आई इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसे जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी मोनोपलेट कर रही थी। इतनी बाइंग आई कि एफएनओ वाले समझ नहीं पाए हो क्या गया, हो क्या गया, एकदम से स्काई आई। और लोगों ने बोले यार ये बहुत गलती होगी। तो जिन्होंने पुट की पोजीशन बना रखी थी, जिन्हें प्रॉफिट हो रहा था, उन्हें लॉस होने लगा। कैसे किया? आप समझो, सिंपल। जब बाजार नीचे था ना, नीचे नीचे था, उस कंडीशन में इन्होंने बाजार को उसका ही हाई लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके, तो इनकी जो कॉल की पुट की वैल्यू थी वो जीरो बराबर होगी। तो वो जीरो बराबर होगी, तो वहां पे जाके इन्होंने क्या किया? पुट की पोजीशन बना ली भयंकर वाली। और जब कोई बाजार नीचे से बंद होता है ना, 3:30 बजे हरे में बंद हो, नीचे से रिकवरी के साथ हरे में बंद हो, तो ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो पोजीशन अपनी जो पुट की होती है वो काट के जाते हैं। क्योंकि भाई यार कल जो है ना गैप है, भाई गैप अगर यो यहाँ से भी हरे में बंद हो रहा है, तो 100-200 पॉइंट तो वैसे भी ऊपर बंद होगा। अगर 100-200 पॉइंट ऊपर बंद होगा तो भाई नुकसान हो जाएगा, बेमतलब में कोई फायदा नहीं है। पुट की पोजीशन बेच देते हैं, कॉल की बना लेते हैं। और यही हुआ। एटलीस्ट जैसे ही वो निफ्टी खुला, जो लोगों ने सबने कॉल की पोजीशन बना रखी थी, उन्होंने जिस रेट में था उसी रेट में बेचा, बाजार धड़ाम से नीचे। तो जो वे मरे के भाव में 25 पैसे में ठन्नी चमन्नी में पुट लेके गए थे, वे उन्होंने बेची है बहुत मोटे मोटे पैसों में। कहने का मतलब ये है कि भाई सेबी भी और आरबीआई भी चाहता है कि रिटेलर बर्बाद ना हो। रिटेलर अगर बर्बाद हुए तो इन लोगों पर उंगली उठेगी, तुम क्या कर रहे थे। वीडियो का लंबी बन गई साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आरबीआई ने क्या किया वो भी समझ में आया होगा। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर क्यों गिरा समझ में आया होगा। बीएससी एनएस से बीएससी और जो तुम्हारा कैपिटल गुड्स वाले, जो कैपिटल मार्केट वाले शेयर है, क्यों गिरे समझ में आया होगा। अब आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।